हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI सबेटी क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए आसान शब्दों में जान लेते हैं। पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। आसान शब्दों में याद रखिएगा कि पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कोई भी ऐसा जीव है किसी न किसी रूप में अपना जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। भोजन उनके शरीर में ग्रहण होने के बाद समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, इसे ही ना पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। अगला सवाल क्वेश्चन 2 हमारा कहता है अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें। और ये सवाल ऑलरेडी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। तो अमीबा में पोषण क्रिया को कैसे समझा सकते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यदानी में ले जाता है। उसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहते किसे हैं, तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो वहीं पे वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए, अमीबा जो भोजन को जो ग्रहण करता है, भोजन का संचालन करता है या पोषण करता है, वो कूटपाद के द्वारा करता है। यानी कूटपाद के द्वारा ही अमीबा किसी भी जीव जंतु को पकड़ता है और उसके द्वारा भोजन को पूरा करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है। अनपचा जितने भी भोजन होते हैं वो अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखिए। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। आसान शब्द में लिखिएगा कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 गैस मुक्त होती है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और एक और सवाल पूछा गया था कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णा का जो रंग है वो हरा होता है ना जी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला जो आवश्यक पदार्थ है वो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल और जल यानी H2O। यानी ये 3-4 ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि पोषण कहते किसे हैं। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि पोषण की जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए लाभदायक या सभी जीवों के लिए आवश्यक क्यों होती है। देखिए, समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह पोषण परकर्म द्वारा प्राप्त भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। एक बार फिर से सुनिए, शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं का जो संचालन है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, शरीर में वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है
और यह जो ऊर्जा है ना जी, पोषण पोषण के द्वारा प्राप्त जो हमें भोजन से पूरा होता है, यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है या भोजन जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोस्तों श्वसन के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे पोषण लिखा गया है जबकि यहाँ पे होगा श्वसन। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे अनाक्षय श्वसन भी कहा जाता है। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सीय श्वसन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, श्वसन एक ऐसा जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय यानी अनक्षय श्वसन, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीय श्वसन होता है जी। अब आइए अगला क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, आसान सा शब्द में लिखिएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब ये है कि अवायवीय श्वसन जो है ना, ऑक्सीजन ना भी रहेगा तो भी अवायवीय श्वसन हो जाएगा। लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के बिना वायवीय श्वसन संभव ही नहीं है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिख दीजिएगा कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, यानी अवायवीय श्वसन का जो समापन क्रिया होता है, समाप्त होने की क्रिया, ये किस में होता है तो कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है जी। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में आप सभी को लिखना होगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। अब आइए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई बार 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं तो ऐसा क्वेश्चन जायज़ सी बात है 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। आइए जान लेते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य में श्वसन 2 तरीके से संपन्न होता है, यानी मनुष्य में श्वसन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण में वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है, यानी श्वसन का जो पहला चरण होता है उसमें हवा से जो ऑक्सीजन होता है नासिका यानी नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। यानी जैसे फेफड़ा में जो ऑक्सीजन पहुंचता है ना जी, तो फेफड़ा के दीवार में स्थित जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त के कोशिका होते हैं, उस कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा यदि खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो खून यानी रक्त का जो रंग है वो लाल नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है कि रक्त कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां वो पुनः टूटकर फिर से हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है यानी CO2 बनता है, इसके साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर और नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह श्वसन का दूसरा चरण होता है। इस प्रकार से तमाम जीवों में खास करके मनुष्य में श्वसन क्रिया जो है संपन्न होती है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अगला सवाल ही मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है और ये सवाल भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं।
दोस्तों सवाल क्या कहता है कि परिवहन क्या है, तो आइए जान लेते हैं परिवहन होता क्या है। देखिए, उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। फिर से सुनिए कि जितने भी उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक, जहाँ पे उसका काम है, उन तमाम भागों तक पहुँचाने, और जो भी शरीर में अनुपयोगी पदार्थ है जिसका इस्तेमाल, जो शरीर में कोई भी उसका ज़रूरत नहीं है, वैसे पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, जो काम होती है, इसे ही परिवहन कहते हैं, है ना जी। और मनुष्य परिवहन का उत्तम माध्यम क्या है जी, तो रक्त है। अगला सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। पहला सवाल कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर निम्नलिखित होते हैं। पहला अंतर क्या होता है, तो जाइलम की जो कोशिका होती है वो मृत होती है, यानी जाइलम की कोशिका मरा हुआ होता है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम की कोशिका मर जाती है, लेकिन फ्लोएम की जो कोशिका होती है वो जीवों में होती है। और ये दोनों प्रकार के जो ऊतक है खास करके पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा, जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। यानी जाइलम के माध्यम से खनिज लवण हो गया, जल हो गया, इसका परिवहन आसानी से तो हो जाता है, लेकिन फ्लोएम ऊतक की बात करें तो फ्लोएम के द्वारा परिवहन केवल खाद्य पदार्थों का ही होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा, जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है जी। धमनी की भित्ति जब मोटी होगी तो जाहिर सी बात है शिरा की भित्ति पतली हो जाएगी। धमनी के द्वारा क्या होता है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना 10वीं कक्षा के साइंस यानी विज्ञान का 10 ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।